हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। अब ये पार्ट 2 है और जो रिमेनिंग ग्राउंड्स हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो नेक्स्ट मोड्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर एग्रीमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट किस तरह से एक प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे पार्टीज डिस्चार्ज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब समझिएगा बच्चों, इसका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि जब अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाए, मतलब लॉ इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट नाउ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। जब कानून खुद चल के ये कहता है कि भाई पिछला कोई कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं है। इसका मतलब अगर हम किसी प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज कर रहे हैं या उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत है। पार्टीज दोनों दोबारा एक एग्रीमेंट करके और पिछले एग्रीमेंट में कोई ना कोई चेंज कर सकती हैं, तो वो आपके सारे के सारे यहां कवर हो जाएंगे, रिसेशन, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर में। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है बच्चों जहां पे म्यूचुअल कंसेंट की यानी कि एग्रीमेंट पे दोबारा एग्रीमेंट की हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखिए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसके अंदर आपके पास जो पहला ग्राउंड मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहें कि सर इसमें वो ग्राउंड नहीं है, इसमें वो ग्राउंड भी नहीं है। तो जो मेन ग्राउंड्स हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं, चाहे आप सीपीटी का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सीएस का फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई जुडिशियल एग्ज़ाम आप उसकी प्रिपरेशन में है, आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर जिन ग्राउंड्स पे क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हीं को एक बार कवर करूं, क्योंकि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में बहुत सारे अपने को ग्राउंड्स मिल सकते हैं। तो देखिएगा, पहला है मर्जर। मर्जर को मतलब हुआ विलय। अब इस चीज़ को अपने एक एग्जाम्पल से समझें। भी मैंने एक मकान रेंट पे लिया, 3 साल की मेरी उसके साथ डील हुई है, जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके साथ मेरी 3 साल की डील हुई है। 3 साल तक मैं उसको 5000 पर मंथ पे करूंगा। चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले। और यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि 2 महीने का शुरू में मैंने उसको एडवांस पे कर दिया। हर साल के शुरू में मुझे 2-2 महीने का एडवांस भी पे करना है। चलो, फर्स्ट ईयर जो मेरा था मैंने 5-5 हज़ार उसको पे किए। फिर जब नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जब मैं एंटर हुआ तो जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने उस मकान की बेचने की इच्छा व्यक्त की और मैंने ही वो मकान खरीद लिया। अब मैंने जब वो मकान खरीद लिया तो आप मुझे बताओ कि पहले हमारी जो 3 साल की डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो मुझे 3 साल तक उसे 5000 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। लेकिन जब सेकेंड ईयर मैंने वो मकान खुद ही खरीद लिया तो क्या अब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में उसको पे करूं? क्या यहां पे ये जरूरी है कि मैं जो प्रीवियस एग्रीमेंट है उसको अलग से दोनों पार्टीज मिलके अलग से कैंसिल करें? क्या इसकी कोई जरूरत है? भी जो मकान मैंने रेंट पे लिया था 3 साल तक 5000 पर मंथ के हिसाब से मुझे पे करना था, अगर नेक्स्ट ईयर वही मकान मैंने परचेज कर दिए तो क्या अब मुझे ज़रूरत है उसको आगे 5000 पे करने की? क्योंकि अब तो वो मकान ही मेरा है। और अगर प्रीवियस एग्रीमेंट जो 3 साल का था वो हमने कैंसिल नहीं किया दोनों पार्टियों ने मिलकर, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे अभी भी 5000 पे करने की ज़रूरत है? नो, नॉट एट ऑल। इट मीन्स जब आपका प्रीवियस एग्रीमेंट है और उसके ऊपर एक अलग से आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है और इन दोनों एग्रीमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है आपका, एक फ्रेश एग्रीमेंट है आपका, एनफोर्सेबल बाय लॉ,
तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं बच्चों जब फर्स्ट एग्रीमेंट को हमें अलग से रिसाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो ये आप देखिएगा मर्जर। इसी तरह से फिर हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट डेथ की। एक्स और वाई के बीच में एक डील होती है किसी प्रॉपर्टी को लेके। एक्स के पास एक प्लॉट है और उसने वो प्लॉट वाई को 10 लाख में सेल कर दिया। वाई ने 1 लाख एडवांस दिया, बाकी 9 लाख जो है वो विद इन 3 मंथ्स उसको पे करने हैं। चलो बस अच्छी बात है, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि एक्स की डेथ हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्स की डेथ के बाद में अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है या उसकी डेथ के साथ ही खत्म हो गया। तो अब देखिएगा डेथ तो पार्टी की हुई है ना, कोई प्लॉट की तो डेथ नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे वाई जो ऑलरेडी 1 लाख पे कर चुका है वो कंपेल कर सकता है एक्स के लीगल एयर्स को, उसके उत्तराधिकारियों को कि साहब ये डील हुई है और इस डील को जो है वो आप आगे कंटिन्यू करो। तो इसका मतलब ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डेथ हम ये नहीं कह सकते कि कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो फिर यहां पे हमने ये पॉइंट क्यों लिखा? ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ पर्सनल स्किल्स के मैटर में आएगा। पर्सनल स्किल का मतलब देखिएगा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है, ठीक है भाई, सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग, है ना, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं, टीचिंग, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पर्सनल स्किल में आते हैं। अब अपन यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स जो है वो वाई के पास गया कि भाई आपको ना मेरे दादाजी की एक फोटो बनानी है। वाई जो है वो एक पेंटर है और वाई कहते हैं कि ठीक है जी मैं आपके दादाजी की फोटो बना दूंगा, 5000 आपके चार्ज लगेंगे। एक्स कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं आपको 5000 रुपये दे दूंगा। वाई ने कहा ठीक है, कुछ एडवांस दे दिया वाई को। 1 हफ्ते बाद वाई ने वो फोटो बना के देनी थी। इन बिटवीन वाई की डेथ होगी। अब एक्स गया, क्या एक्स यहां वाई की तो डेथ हो चुकी है, क्या वो वाई के जो लीगल एयर्स है, उत्तराधिकारी हैं, उसका बाप है, उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, उसकी बच्ची है, क्या उनको कंपेल कर सकते हैं कि आप मेरी फोटो बना के दो? अब नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था? बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल था। तो जब मामला पर्सनल स्किल का हो और वन ऑफ द पार्टीज की अगर डेथ हो जाए तो उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। भाई इंसॉल्वेंट क्या होता है? तो पहले तो आप देखिएगा, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं दिवालिया, है ना। तो बच्चों को मैं मजाक मजाक में यही बात बोलता हूँ कि भाई देखो जो दिवाली नहीं मना सकता वो दिवालिया, है ना। लॉ में हम इसे बैंकक्रप्ट कहते हैं, मतलब ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता, जिसके बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी भी इतनी नहीं है कि क्रेडिटर्स को पे करें। तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो उस पर्सन को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? इंसॉल्वेंट। अब आप देखिएगा, क्या इंसॉल्वेंसी की बेस पे कोई पर्सन डिस्चार्ज हो सकता है? मैंने एक्स से 10,000 रुपये उधार लिए, वाई से भी 10,000 रुपये उधार लिए, जेड से भी 10,000 रुपये उधार लिए, अलग अलग टाइम्स। एक्स की ड्यू डेट आ गई, अब एक्स मुझसे पैसे मांग रहा है, मेरे पास पैसे हो तो मैं दूं। एक्स जो है वो मेरे खिलाफ कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने मेरा बैंक बैलेंस देखा, मेरी प्रॉपर्टी अटैच की, पर मेरे पास कुछ हो तो पे करूं। तो कोर्ट ने यहां किया, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो मामला था एक्स के साथ। अब आते हैं वाई का नंबर, फिर आता है जेड का नंबर। अब वाई भी मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, जेड भी मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, जबकि ऑलरेडी कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है। अब बताओ वाई और जेड जा रहे हैं, एक तो उनका टाइम खराब, एक उनका पैसा खराब, और कोर्ट ऑलरेडी मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है। तो उनके कोई जाने का फायदा होगा क्या? या तो वो ये साबित कर दें कि साहब इसकी कोई प्रॉपर्टी दबी हुई है जो हम शो कर रहे हैं, तो ये तो अलग अलग मैटर है, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? यहां एक्स के मामले में कोर्ट ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, तो वाई और जेड के रिगार्डिंग जो मेरी लायबिलिटी है उससे भी मैं क्या हो गया? ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो गया। और आप यूं कहें कि जैसे ही मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया, नाउ आई एम डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो जैसे मैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होऊंगा, जहां जहां मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, सबसे मैं क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया।
तो इसके लिए अलग से कोई कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में। उसके बाद में आप देखिएगा लॉस ऑफ एविडेंस। भी मैंने एक्स से 1 लाख रुपया उधार लिया, कोई गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, बस एक प्रॉमिसरी नोट है मेरे पास, उसका लिखा हुआ। अब मैं उससे पैसे मांग रहा हूं, लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट मेरा गायब हो गया। अब बताओ मैं कोर्ट में जाऊं तो कैसे साबित करूं कि मैंने उसको 1 लाख रुपया उधार दिया था? तो मेरे पास जो इकलौता एविडेंस था वही खत्म हो गया। आप ट्रेन में जा रहे हैं, जनरल डिब्बे में आप बैठे हैं, टिकट आपके पास है नहीं, आपने टिकट खरीदा था लेकिन वो लॉस्ट हो गया। तो एक एविडेंस था जो ये साबित करता था कि आपने टिकट लिया था, लेकिन वो टिकट आपकी है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टिकट है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर टिकट नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब विदाउट टिकट रेलवे बाउंड नहीं है आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, और रास्ते में ही आपको उतार सकते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा मटेरियल अल्ट्रेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। सार्वभौमिक परिवर्तन, मतलब मैंने तो भाई सैमसंग की एलसीडी मांगी थी, दुकानदार ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरे घर एलजी की या सोनी की एलसीडी पहुंचा दी। अब यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग की ज़्यादा बड़ी है और वो कम बड़ी है, पर मैंने कौन सी कही थी? दुकानदार ने मुझसे पूछे बगैर क्यों चेंज किया, और चेंज भी ऐसा किया जो मेरी सोच से परे है। तो इसको बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। तो अगर ऐसा करता है दुकानदार तो मैं बाउंड नहीं हूं, उसने जो भेजा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं कह देता हूं भाई मेरे को तेरे साथ कोई डील ही नहीं करनी। तो जो ऑलरेडी डील हो चुकी है मैं उससे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ये तो था बच्चों एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। जनरली मटेरियल अल्ट्रेशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये रिगार्डिंग चेक समझते हैं ना आप, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसकी क्लासेस भी हम करेंगे कंप्लीट। बहुत अच्छा एक्ट है आपका, जुडिशरी में भी लगभग हर स्टेट्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको मिलेगा। आईबीपीएस के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस के अंदर दोनों में एग्जीक्यूटिव हो चाहे आईपीसीसी हो, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 3 आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो अपन एक बार चेक की बात करते हैं। मैंने एक्स को 1 लाख रुपया देना है, मैंने उसको एक चेक दे दिया 1 लाख रुपए का। अब वो उसको ड्रॉ करे, बैंक में डाले और कैश करवा ले। तो जो डेट मैंने लिखी है विद इन 3 मंथ, वो जब चाहे, ऑन डिमांड है, जब चाहे वो चेक लगाएगा, मेरे अकाउंट से पैसे ले लेगा। लेकिन अगर 3 महीने बाद वो नहीं, 3 महीने में भी नहीं जाता है और 3 महीने बाद में वो जाता है तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 3 महीने के लिए चेक वैलिड होता है। पर उस भाई ने क्या किया, खुद ही जो डेट मैंने मेंशन की थी ना, उस डेट को काट के उसने कोई आगे की डेट मेंशन कर दी। अब बताओ यहाँ पे उसने चेंज किया कि नहीं किया? मैंने 10,000 दिया था, भाई ने काट के 11,000 कर दिया। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रेशन। और वो ऐसा अल्ट्रेशन जो बहुत बड़ा है। तो ये अगर मटेरियल अल्ट्रेशन करते हो, उसने जो डेट काट के दूसरी डेट डाली है, चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, क्या मैं लायबल हूँ? नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे उसने मटेरियल अल्ट्रेशन किया, उस कॉन्ट्रैक्ट से मैं क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब आप देखिए आगे, नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक इसको अपन बोलते हैं वापस प्रक्रामण। ये भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसी से रिलेटेड है। यहां पे अपने को एक छोटी सी लाइन समझनी पड़ेगी, व्हेन डेटर बिकम्स क्रेडिटर। आप समझिएगा कि मैंने एक्स को 1 लाख रुपया पे करना है, तो मैंने क्या किया, एक्स को एक चेक लिख के दे दिया, एक्स उस चेक को बैंक में लगाएगा, मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे, कहानी खत्म। एक्स ने वाई को पैसे देने थे, उसने क्या किया, वो चेक वाई के नाम एंडोर्स किया। अब वाई उस चेक को लगाएगा तो भी पैसे तो मेरे अकाउंट से निकलने हैं, ऑब्वियस सी बात है। वाई ने आगे जेड को पैसे देनी है, उसने जेड को चेक के नाम, जेड के नाम चेक एंडोर्स कर दिया, जेड चेक लगाएगा तो भी तो पैसे मेरे अकाउंट से निकलने हैं। बाई चांस जेड जो है उसने वो मेरे ही नाम एंडोर्स कर दिया, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए मेरे को देना था, तो मैं डेटर था, मेरे अकाउंट से पैसा निकलना था, और अब जेड ने मेरे ही नाम एंडोर्स कर दिया, तो डेटर भी मैं हूं और क्रेडिटर भी मैं हूं। अब यहां पे मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है,
तो जनरली जब अकाउंट में पैसा नहीं हो तो आगे की जो पार्टी वो लायबल होगी कि नहीं होगी, पर यहाँ किसकी लायबिलिटी होगी, डेटर भी मैं ही हूँ और क्रेडिटर भी मैं ही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बीच की जितनी भी पार्टीज हैं आपकी एक्स वाई जेड, ये सब क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब आते हैं बाय लैप्स ऑफ टाइम। कई बार कुछ डील्स ऐसी होती है जिनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे अपन चेक की बात करें, भाई मैंने चेक दिया आपको और उस चेक की वैलिडिटी है 3 मंथ्स की। 3 महीने में आपने चेक नहीं लगाया, बताओ उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी कोई लायबिलिटी है क्या? बाय लैप्स ऑफ टाइम मैं क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल का आपने फीस जमा करवा दी, कॉलेज अपना काम करवा रहे हैं, यही अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल का था, उस 1 साल में आप जाओ चाहे ना जाओ, 1 साल खत्म होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप देखिएगा, अपन जब प्रॉपर्टी डीलिंग्स करते हैं, भाई मेरे को एक प्लॉट खरीदना है, एक्स के पास एक प्लॉट है 10 लाख का, मैंने 2 लाख एडवांस दे दिए, बाकी 2 लाख मुझे 3 मंथ्स के अंदर उसको पे करनी है। तो 3 महीने तक भाई मेरा वेट करता है, 3 महीने में भी अगर बाकी अमाउंट मैं उसको नहीं दे रहा तो क्या वो मेरा वेट करेगा? वो किसी और को सेल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे टाइम फिक्स हो, बाय लैप्स ऑफ टाइम हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप आ जाइएगा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है बाय इम्पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे चैप्टर में एक तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट वाला जो पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा बाय इम्पॉसिबिलिटी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जुडिशरी के मेंस एग्जाम में भी यहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां पे बाय इम्पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराश्यता का सिद्धांत बहुत बार कंपटीशंस में पूछा गया है। आप समझिएगा, पहले तो इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई काम इम्पॉसिबल है तो क्या कानून उस काम को करने के लिए किसी पार्टी को कंपेल कर सकते हैं? यार जब वो इम्पॉसिबल ही हो गया तो कानून पागल थोड़ी है जो उसको कंपेल करेगा। तो इसका मतलब अगर वो चीज इम्पॉसिबल है तो कानून दोनों पार्टीज को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, फ्री कर देगा। अब देखिएगा, यहां पे आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इम्पॉसिबिलिटी और फ्रॉड, ये 3 कंसेप्ट हम बता रहा हूं मैं। इम्पॉसिबिलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रॉड, इनको मिक्स नहीं करना। यहां पे पार्टीज को इनोसेंट मानना है, भोली वाली पार्टी, ठीक है। तो अब आ जाइए इम्पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सेक्शन 56 की। ये आपका सेक्शन 56 है। सेक्शन 56 के 2 पैराज हैं, 2 पार्ट्स हैं, क्लॉजेस नहीं है, क्लोज एक ही है लेकिन उसके पार्ट्स 2 हैं। तो जो पैरा फर्स्ट है वो बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की, और जो पैरा सेकंड है वो बात करता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। अब देखिएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या है। भाई मेरे पास एक घोड़ा है, ब्लैक कलर का हॉर्स है मेरे पास। अभी 2 दिन पहले मैं उस हॉर्स को जो है वो अपने फार्म हाउस में लेके घूम रहा था। एक्स जो है वो वहां पे आया और उसने उस घोड़े की कीमत मुझसे पूछी, मैंने कीमत बता दी। उस वक्त उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आज सुबह वो मेरे पास आया कि भाई साहब मुझे है ना वो आपका ब्लैक हॉर्स खरीदना है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2 लाख का है। कि ठीक है भाई साहब। उसने मुझे पैसे दे दिए। सुबह यही कोई लगभग 7-8 बजे हमारे बीच में डील हुई। अब एट द टाइम ऑफ दैट डीलिंग मुझे पता नहीं था कि मेरा घोड़ा जो है वो ऑलरेडी मर चुका है। वो सुबह ही मर गया वो घोड़ा, मुझे नहीं पता था। और ना ये बात सामने वाली पार्टी को पता थी जो खरीद रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि घोड़ा जिंदा है, और मैंने उसको कहा तो एक काम कर भाई अस्तबल में जा, मैं मेरे नौकर को फोन करता हूं और वहां से घोड़े की डिलीवरी ले ले। अब वो जब वहां गया तो पता लगा कि घोड़ा तो मर चुका है। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट क्या घोड़ा जिंदा था? नहीं था। ना मुझे ये बात पता थी ना उसको बात पता थी। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो हमने डील की, क्या वो एनफोर्सेबल बाय लॉ थी क्या? नॉट एट ऑल, नहीं थी भाई। इसको हम बोलेंगे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। तो अगर
कल को ये बात साबित हो जाए कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो पार्टी जो है वो मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर ये क्लेम नहीं कर सकती कि साहब हमारा नुकसान हो गया, कंपनसेशन दिलाओ। जो एडवांस उसने मुझे दिया है वो उसको वापस मिल जाएगा, लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या हैं, इनोसेंट हैं। अब आती है बात सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को अपन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, सुपरवेनिंग, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। अब ये क्या है, सुबह 8 बजे एक्स मेरे पास आया कि सर आपका ब्लैक हॉर्स मुझे खरीदना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन अस्तबल चलते हैं। मैं उसको अस्तबल में ले गया, ब्लैक हॉर्स मेरा खड़ा था, मैंने उसको दिखाया, उसकी कीमत बताई, उसने हाँ की, एक डील होगी हमारी सुबह 8 बजे। मैंने उसको कहा मैं कि भाई एक काम करना, ये घोड़ा तेरे को, इस घोड़े की डिलीवरी जो है वो शाम को 5 बजे के आसपास मिल जाएगी, तो 5 बजे आ जाना और घोड़ा ले जाना। कि सर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 5 बजे आ जाऊँगा। घोड़े की डील फाइनल होगी। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट सब कुछ ओके था, पार्टीज कॉम्पिटेंट थी, फ्री कंसेंट थी, कंसिडरेशन था, एनफोर्सेबल बाय लॉ था, सब कुछ ओके था। लेकिन क्या हुआ, लगभग 2 बजे पता नहीं क्या हुआ, घोड़े की डेथ हो गई, मर गया घोड़ा। अब बताओ मैं 5 बजे घोड़ा कहां से लेके आऊं? अब वो भाई तो 5 बजे आया, मैंने उसको कहा मैं कि भैया आपने जो पैसे दिए थे वो वापस ले जाओ, यार ये पता नहीं घोड़े के क्या हुआ, मैं तो इसको सही सलामत छोड़ के गया था और जब मैं आया तो ये तो मरा हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है, द टाइम ऑफ एग्रीमेंट तो सब कुछ ठीक था, तो इसलिए अपने इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद एक इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, इसको अपन बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो बताओ क्या यहाँ पे मुझे ये बात पता थी कि घोड़ा मरने वाला है, या सामने वाली पार्टी को ये बात पता थी कि घोड़ा मरने वाला है? नहीं पता थी। इसका मतलब ये एक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर भी वो मुझसे कोई कंपनसेशन नहीं ले सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे एक प्रिंसिपल काउंट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। भी मैं तो घोड़ा बेचना चाहता था ना, बेचता तो कुछ 2 पैसे मेरे पास आते, और जिसको मैंने घोड़ा बेचना था उसके भी घोड़ा काम आ रहा, तभी उसने खरीदना था, तभी तो वो मेरे पास आया। मैं बेचना चाहता हूं, वो खरीदना चाहता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, लॉ में कोई चेंज आ गया है, सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हो गया है, पार्टी की डेथ हो गई है, कोई ऐसा कुछ हो गया है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ड्यू टू दिस फ्रस्ट्रेशन द एग्रीड पार्टी कैन नॉट कंपेल द अदर पार्टी टू पे एनी कंपनसेशन। तो ये बच्चों आपका फ्रस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो आपको अलग से समझना पड़ेगा। तो फ्रस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी से नहीं जुड़ा हुआ, वो किससे जुड़ा हुआ है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से। अब यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल सिर्फ वहां पे अप्लाई होगा जहां पे कोई चीज इम्पॉसिबल हुई है। अगर कोई चीज डिफिकल्ट हुई है ना, तो आपका फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब देखो, अगर मामला स्ट्राइक का हो, भाई मैंने कोई माल मंगवाया और रास्ते में स्ट्राइक होगी या फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी, तो माल का आना कोई इंपॉसिबल नहीं हुआ, डिफिकल्ट जरूर हुआ है। या जिससे मैंने घोड़ा खरीदना था उसने सोचा भी घोड़ा तो मैंने बेच ही दिया, वो घोड़े को छत पे ले गया और उसने सोचा कि यार मैंने किताबों में पढ़ा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े ने एक बार किले की छत से छलांग लगा दी थी, तो मैं देखूं कि ये घोड़ा भी छलांग लगा सकता है क्या। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है भी घोड़ा तो मैंने बेच ही दिया वर्मा जी को, अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो वो उस घोड़े की छलांग लगवा रहा है और घोड़ा बेचारा मर गया। तो यहां पर जो इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है वो क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड इंपॉसिबिलिटी है। तो वहां पर भी फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। यहां पर बेटा तुझे कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मामला स्ट्राइक का है तो आपका ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ क्या हुआ है, वो चीज डिफिकल्ट हुई है। इसी तरह से कमर्शियल हार्डशिप है। कमर्शियल हार्डशिप का मतलब मैंने कोई चीज खरीदी, डिलीवरी से पहले पहले वो चीज महंगी होगी तो होगी, डिफिकल्ट हुआ है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन का, और ये ध्यान रखिएगा सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ही आपका फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल आएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्स जो है
वो पीछे हट गया तो वाई के साथ क्या हुआ, ब्रीच हुआ। अब वाई की मर्जी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे फॉलो करे या ना करे। अगर वो नहीं करता तो हमारा कानून कहता है नाउ यू आर डिस्चार्ज्ड। समझिएगा इस बात को। मैंने एक्स से एक प्लॉट खरीदा 10 लाख का, 1 लाख मैंने उसको एडवांस दे दिया। वही प्लॉट एक्स ने वाई को सेल कर दिया। अभी मेरे पास 3 महीने का टाइम था, 3 महीने में मैंने बाकी पेमेंट करनी थी। 3 महीने में भी मैं पेमेंट नहीं करता तो एक्स किसी और को बेच देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बाय लैप्स ऑफ टाइम। पर यहां पे वाई ने क्या किया, उस एक्स ने क्या किया, वो 3 महीने से पहले ही प्लॉट वाई को बेच दिया। अब बताओ मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं भाई कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में एक्स माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे सब मुझसे गलती हो गई है, ये लो आप अपना प्लॉट। अब मैं अड़ा हुआ कि ना मेरे को प्लॉट लेना ही नहीं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ उसने क्या किया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चों, तो दूसरी एग्रीड पार्टी जो है उसको ये राइट है कि वो अपने आप को क्या मान ले, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान ले। यहां पर भी देखिएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 चीजें हैं। एक एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 39 से कवर होगी। मतलब अब आज की तारीख में अगर मैं एक्स से डील करता हूं कि ये प्लॉट मुझे 10 लाख का खरीदना है, 1 लाख मैंने एडवांस दे दिया, 3 महीने बाद मतलब 3 महीने कंप्लीट होने पे मैं बाकी पेमेंट उसके पास लेके जाऊंगा और रजिस्ट्री अपने नाम करवा लूंगा। अब मैं 3 महीने कंप्लीट होने पे उसके पास गया और मुझे पता लगा कि वो प्लॉट तो उसने किसी और को बेच दिए, तो मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज मेरी डील हुई है और 3 महीने वेट करने की जरूरत ही नहीं है। 10 दिन बाद ही मुझे पता लगता है कि जो प्लॉट एक्स मुझे बेच रहा है वही प्लॉट उसने किसी और को बेच दिए। अब बताओ मैं 30 दिन तक का वेट करूं, 3 महीने तक का वेट करूं क्या मैं? क्योंकि मेरे साथ तो मुझे पहले ही कब पता लग गया कि मेरे साथ क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे 3 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कोर्ट में जा सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। अगर ड्यू डेट से पहले ही मुझे पता लग जाए कि मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उसी वक्त कोर्ट में जा सकता हूं। और अगर ड्यू डेट पे मुझे पता लग जाए तो भी मेरा राइट तो है ही कोर्ट में जाने का, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बस यहां पे ये ध्यान रखिएगा, रेमेडीज दोनों में सेम है। अगर मुझे पहले ही पता लग गया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मुझे एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मुझे पता लगा है तो आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो चाहे भले ही मेरे साथ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे मेरे साथ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों ही सिचुएशन में अब मैं बाउंड नहीं हूं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। कानून की नज़र में मैं क्या हो गया हूं, डिस्चार्ज हो गया हूं। तो बच्चों ये एक हमारा चैप्टर था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो केस स्टडीज़ हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ एक चैप्टर्स हमारे और पढ़े हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, 1 बाय 1 हम इनको करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरे इस चैनल का भविष्य है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।